हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जो 70 बीपीएससी के लिए सिक्योर सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने, आज उसी की दूसरी कड़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री से आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में विस्तार को लेकर है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और स्थापना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से विजय की शुरुआत करते हुए फिर धीरे धीरे सभी स्टेट को जीतते हुए एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आज इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं बंगाल से। बंगाल से जब शुरुआत देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र नवाब के रूप में घोषित कर दिया। स्वतंत्र नवाब से आशय होता है कि ये जो पहले कर देते थे अब कर देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लगे। आगे चल के देखते हैं कि जैसे ही 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उनके पुत्र जो हैं शुजाउद्दीन वो शासक बनते हैं। पुनः सरफराज उनका दूसरा बेटा शासक बनता है। शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और सरफराज शासक बनते हैं। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो सरफराज का सेनापति था, वह गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार देते हैं और स्वयं को शासक घोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनते हैं। फिर देखिएगा ये अलीवर्दी खां का चेहरा है। अलीवर्दी खां से जो संबंधित जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है उसके संदर्भ में अगर देखें, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि अंग्रेजों की तुलना इन्होंने मधुमक्खी से की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनका कहना था कि अंग्रेज को अगर छेड़ोगे तो मधुमक्खी की तरह ये काट खाएंगे और अगर आप इसके सपोर्ट करते हैं तो ये आपको शहद देंगे। तो इस प्रकार की उनकी मंशा थी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हो जाती है। इनका कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां थी। इन्हीं 3 बेटियों में एक बेटी से सिराजुद्दौला का जन्म हुआ था जो सबसे योग्य था। तो स्वाभाविक है योग्य होने के कारण यह बंगाल के नवाब बनते हैं। बंगाल में जब ये नवाब बनते हैं तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी बंगाल में अपने किले को लेकर किलेबंदी कर रहे थे। नवाब ने इसका आरोप किया, इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद फ्रांसीसी तो मान गए पर अंग्रेज नहीं माने। वो लगातार किलेबंदी को जारी रखे थे। इसी संदर्भ में होता क्या है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच किलेबंदी को विवाद को लेकर जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर सिराज ने आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार इस समय फ्रांसीसी के खास तौर पर देखेंगे कि अंग्रेज का एक प्रमुख व्यापार था केंद्र, जहाँ पर व्यापार था। अंग्रेज जो यहाँ पर थे वो लोग भागकर बगल में ही है फुल्टा द्वीप, वहाँ पर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन कुछ अंग्रेज सैनिक जो लोग थे वह उस समय के सार्जेंट हॉलवेल के नेतृत्व में फोर्ट विलियम की सुरक्षा में चले जाते हैं। इस समय तक देखते हैं कि फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी और ख़ासतौर पे देखिएगा कि उसकी सुरक्षा को लेकर ये लोग काफ़ी सजग थे। तो सार्जेंट हॉलवेल के नेतृत्व में फोर्ट विलियम की सुरक्षा में चले जाते हैं। 20 जून 1756 तो देखिएगा कि जो सार्जेंट हॉलवेल के साथ जो भी सैनिक थे, कुछ परिवार लोग भी थे, इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। और ऐसी मान्यताएं हैं जो हॉलवेल की घटना के रूप में जाना था। हॉलवेल की कह सकते हैं उनका बयान था, उनका कथन था कि 146 लोग को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। बीपीएससी कोठरी की लंबाई चौड़ाई भी पूछी है, तो जिसको ध्यान रखिएगा कि कोठरी की जो लंबाई है 18 फीट थी और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। 20 जून को 1756 को बंद कर दिया गया था। 20 जून स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा गर्म भी दिन होता है, खासतौर पे नॉर्थ
हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो ये काफ़ी गर्मी भी थी, उमस भरा स्थिति था। अगले दिन जब सुबह खोला जाता है तो उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हुई और इस घटना को काल कोठरी की घटना या हॉलवेल से जुड़े होने के कारण इस घटना को हॉलवेल की घटना भी कहते हैं। ठीक है, इस मुद्दा को लेकर, इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस समय स्थितियां बनी ऐसी कि अक्टूबर 1756 ईस्वी में क्लाइव को मद्रास से बुलाया गया। अब याद रखिएगा, क्लाइव इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस समय तक देखते हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो कर्नाटक में चल रहा था, उसमें फ्रांसीसियों पर क्लाइव ने विजय हासिल किया था फर्स्ट वाले में, तो सेकेंड वाले में। तो एक कह सकते हैं कि इस समय क्लाइव की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई थी, इसीलिए क्लाइव को बंगाल में बुलाया गया। इसमें जो क्लाइव आए थे वह थल सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए आए थे और साथ में वाटसन भी आए थे जो जल सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए जल मार्ग से आए थे। तो इस प्रकार क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पहुंचते हैं, बंगाल पहुंचते हैं और सिराज और क्लाइव के बीच 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। माना जाता है ऐसा कि थोड़ा बहुत झड़प हुआ था जिसमें सिराज पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद अलीनगर की संधि करते हैं। यह संधि से प्रावधान भी, जो संधि का प्रावधान, उससे कई सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, अलीनगर की संधि का जो प्रावधान था उसमें कुछ मोटी बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे वे सभी अधिकार वापस कर दिए गए जो 1717 में फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। तो हम लोग कल चर्चा भी किए थे कि जैसे ही जॉन सुरमन की नेतृत्व में जो आए थे हैमिल्टन ने, उन्होंने घाव का ठीक किया था, तो एक फरमान दिया गया था व्यापारिक मैग्ना कार्टा के रूप में इसे जाना था 1700 का मैग्ना कार्टा। तो वो जो अधिकार दिए गए थे उन्हें वापस पुनः कर दिए गए। इसके अलावा क्षतिपूर्ति के रूप में जो युद्ध हुआ था, उस क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपया अंग्रेजों को देना स्वीकार किए। इसके अलावा बंगाल में कंपनी को किलाबंदी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सिक्का ढालने का भी अधिकार इनको दिया गया था। साथ ही साथ और भी कई सारे व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्का ढालने का अधिकार किस संधि के तहत मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो अलीनगर की संधि में। और ये क्षेत्र केवल कलकत्ता था, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में वो सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया था, केवल और केवल बंगाल में यह अधिकार दिया गया था। जब ये चीज़ें पूरी हो गई थी तो स्वाभाविक है कि ब्रिटेन छोड़ेगा तो नहीं, तो उसने कूटनीति स्टार्ट कर दी। और इसी में देखते हैं इंग्लैंड की कूटनीति क्या थी। तो सबसे पहले उसने नवाब सिराजुद्दौला के जो प्रमुख सेनापति हैं मीर जाफर, इनके साथ एक समझौता स्थापित किया और इन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। इसके अलावा और भी कई व्यापारी, कई सारे बैंकर वगैरह थे जो आर्थिक सहायता देते थे। तो स्वाभाविक है कि बिना आर्थिक सहायता के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आर्थिक सहायता के लिए देखते हैं कि जगत सेठ जो बैंकर थे उन्हें अपने पक्ष में मिला दिया। फिर अमी चंद्र, याद रखिएगा अमी चंद्र, क्वेश्चन में जब भी देगा अमीर चंद्र कर देता है और वह अमीर चंद्र ना होकर अमी चंद्र हैं। तो अमी चंद्र जो प्रमुख व्यापारी थे उनको भी अपने पक्ष में कर लिया। फिर राय दुर्लभ को, जो उस समय के कोषाध्यक्ष एवं दीवान थे, उन्हें भी अपने कह सकते हैं कि गुट में या फिर संधि के तहत अपनी तरफ कर लिया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि सिराजुद्दौला के जो प्रमुख व्यक्ति थे उन लोगों को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया था। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। स्वाभाविक है कि जब अपने पक्ष में मिला लिया तो कुछ ऐसी क्लू चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं होनी थी जिसके कारण सिराज के साथ फिर से युद्ध हो सके। इसी बीच देखते हैं कि अंग्रेजों ने खासतौर पर चंद्रनगर पर आक्रमण करते हैं, जो फ्रांसीसियों के अधिकार में था। कोलकाता में ही चंद्रनगर, वहां पर अधिकार करते हैं और इसके बाद विवाद उत्पन्न होता है और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पुनः एक बार युद्ध की स्थिति बनती है और यही युद्ध जो है प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना गया। तो आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध में क्या क्या हुआ।
प्लासी का युद्ध, सबसे पहले तो डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह 23 जून 1757 को हुआ था। स्थान है बंगाल के नदिया जिला, और याद रखिएगा यहाँ पर गंगा नदी के तट पर यह हुआ था, गंगा नदी। लेकिन गंगा नदी को इस क्षेत्र में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर आपको भागीरथी भी दे दे तो गलत नहीं। और यूपी में देखिएगा कि अक्सर जो है वो भागीरथी ही देता है। तो भागीरथी के तट पर या गंगा नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई होती है। इसमें प्रधान सेनापति मीर जाफर थे, जबकि अन्य सेनापति में एक सेना का टुकड़ी का नेतृत्व राय दुर्लभ भी कर रहे थे, जो कोषाध्यक्ष थे। इसके अलावा मीर मदान और मोहनलाल दो योग्य सेनापति थे जो नवाब के वफादार थे, नवाब के वफादार थे। इस प्रकार युद्ध होता है, और जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें मीर मदान और मोहनलाल जो थे वो आगे सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इन लोगों ने काफ़ी बेहतर रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए काफ़ी दूर तक विजित करते हुए निकले जा रहे थे। इसी समय सबसे ज़्यादा सेना का जो दलबल है वो लेकर पीछे खड़े थे मीर जाफर, जो पीछे से अटैक करना था। इन्होंने अटैक नहीं किया। इसी बीच मीर जाफर एक अफवाह उड़ाते हैं कि पराजय होने वाली है और भागो, तो सेना पीछे वापस लौटने लगती है। इससे जो खास तौर पे सिराजुद्दौला थे वो काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या स्थितियां बन रही है, और मीर जाफर के कहने पर सिराजुद्दौला बंगाल अपने महल की तरफ पुनः वापस भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मीर जाफर, ये आफर हो गया है, मीर जाफर के कहने पर उनका जो बेटा था मीर जाफर के पुत्र मीरन, वो पीछा करते हैं। कहा जाता है, यहीं पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सिराजुद्दौला जब महल गए थे तो मीरन वहाँ पहुँचा। मीर जाफर को लगा कि अब हम सिराजुद्दौला को लगा कि हम बिल्कुल पकड़े जाएंगे, तो उसने महल को छोड़ते हुए सड़क की तरफ भागता है। और उसी समय देखते हैं कि एक डोली जा रही थी, इसी डोली पे सहारा लेकर सिराजुद्दौला भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मीरन के कहने पर मोहम्मद वेग ने, जो इनके सहयोगी थे, मोहम्मद वेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है और प्लासी की लड़ाई समाप्त हो गई। जैसे प्लासी की लड़ाई समाप्त होती है तो जो कथनानुसार था उसमें मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का जब नवाब बनते हैं तो स्वाभाविक है कि जो अंग्रेजों की मांग थी वो उसके अकॉर्डिंग मीर जाफर देते हैं, लेकिन अंग्रेजों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे परेशान होकर मीर जाफर ने अपना नवाब का पद अपने भतीजा या अपने दामाद, भतीजा भी थे और दामाद भी थे, मीर कासिम के हाथ सुपुर्द कर दिया, और पुनः मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं। मीर कासिम एक योग्य शासक था। अंग्रेजों ने इनको गद्दी पर जब बैठाया तो इन्होंने भी जो कथनानुसार था काफ़ी ज़्यादा धन वन जो देना था वो दे रहे थे, लेकिन लगातार जब मांग इन पर भी बढ़ती जा रही थी तब इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ प्लान कर दी, और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए। साथ ही साथ मुंगेर में एक गन फैक्ट्री की स्थापना की थी। इससे इनकी इस घटना से अंग्रेज थोड़े क्षुब्ध हुए, लेकिन इसी समय देखते हैं कि दस्तक के दुरुपयोग को लेकर अंग्रेजों में विवाद हो गया। दस्तक था क्या? तो दस्तक एक प्रमाण पत्र होता है जो नवाब ने अंग्रेजों को दिया था। ये दस्तक में था कि यह दस्तक जो प्रमाण पत्र है वह दिखाकर वो बंगाल में फ्री व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजों ने इन दस्तक का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी को मान लीजिए कि एक तरफ से 5 रुपया जो कर देना होता था, तो वो अंग्रेजों ने इस दस्तक को उन व्यापारियों के हाथों में बेचना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए 3 रुपया में बेच रहा है तो व्यापारी को 2 रुपया फायदा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो दस्तक का
खरीद लेंगे, प्रयोग करेंगे। इससे अंग्रेजों को 3 रुपया फायदा हो रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो नवाब थे उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सारा पैसा तो अंग्रेज के पास जा रहा है। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनका कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक लगाव, एक झुकाव उनकी ओर हो रहा था। तो इन स्थिति में मीर कासिम ने इन दस्तक को सबके लिए खुला छोड़ दिया कि अब कोई दस्तक वस्तक नहीं है, सभी लोग फ्री व्यापार कीजिए। ऐसे भी कुछ नहीं आना जाना था, तो इससे अच्छा है कि सब लोग फ्री करो। जब ये दस्तक फ्री हो गया तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजों को जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। तो इसी दस्तक के दुरुपयोग को लेकर अंग्रेज और मीर कासिम में विवाद की स्थिति बनती है। मीर कासिम मुंगेर से पटना की ओर प्लान करता है। इसी समय देखते हैं कि 1763 ईस्वी में एक एलिस नामक सेनापति ने पटना पर अधिकार कर लिया, अपना स्थापित कर लिया। मीर कासिम इससे क्षुब्ध होता है और उसने एलिस की हत्या कर दी। इस घटना को एलिस हत्याकांड या पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या होती है, अंग्रेज रुष्ट होते हैं और उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ आक्रमण का बिगुल बजा देते हैं। दूसरी ओर जैसी स्थितियां लगती है कि अब युद्ध की बनने वाली है, तो पटना छोड़कर मीर कासिम भागते हैं यूपी की तरफ, अवध की तरफ। इस समय अवध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, साथ ही साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वहीं पर इकट्ठे थे, बैठे हुए थे। मीर कासिम जाते हैं और इन दोनों के साथ मिलकर एक त्रिगुट की स्थापना करते हैं और इनका होता है कि हम तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे। इस प्रकार त्रिगुट की स्थापना होती है, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय शामिल होते हैं। इन त्रिगुट ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को घटित होता है, जिसमें अंग्रेज सेनापति प्रमुख रूप से हेक्टर मुनरो थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बक्सर की लड़ाई के में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। इसी समय देखिएगा कि जब अंग्रेज द्वारा यहाँ पर विजय हासिल की ओर बढ़ रहे थे और लगभग ऐसा स्थिति बन रहा था कि अब युद्ध जीत जाएंगे, तो मीर कासिम पुनः वहां से भाग खड़ा होता है और वह भागकर ईरान चला गया। बेचारे सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। सुजाउद्दौला और शाह आलम के द्वितीय के साथ अलग अलग संधियां होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इलाहाबाद की संधि क्या था। इलाहाबाद की संधि, अब इस समय ध्यान रखिएगा कि इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर थे वह क्लाइव आ जाते हैं। अब क्लाइव के साथ शाह आलम द्वितीय के साथ प्रथम इलाहाबाद की संधि और सुजाउद्दौला के साथ द्वितीय इलाहाबाद की संधि होती है। प्रथम इलाहाबाद की जो संधि हुई थी क्लाइव और शाह आलम द्वितीय में, वह 12 अगस्त 1765 को हुआ था। याद रखिएगा 12 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिक इलाहाबाद लेकर जिले को मुगल बादशाह को दे देते हैं। साथ ही साथ मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कर वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। दूसरी ओर इलाहाबाद की संधि, द्वितीय संधि, जो 16 अगस्त को आयोजित हुआ था और यह संधि था क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। इसमें कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध का जो भी क्षेत्र था वो सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है संधियां हुई थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि बक्सर के युद्ध से खासतौर पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की आधिपत्य स्थापित हुआ और इसी क्षेत्र से जो रेवेन्यू आने लगे, इस क्षेत्र से उनकी सेना मजबूत हुई और धीरे धीरे पूरे भारत में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुई तो आज उसकी पहली स्थिति थी बंगाल के साथ। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे कैसे अन्य राज्यों के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।